अब देखो, कल जो चैप्टर अपन स्टार्ट किया था अपन ने, कथन, कार्रवाई, पूर्वधारणा या निष्कर्ष वाले प्रश्न। अब कल जो हमने हिस्सा पढ़ा था कि कथन देकर के अगर निष्कर्ष, कार्रवाई या पूर्वधारणाएं पूछी जाती हैं, तो कल जो प्रश्न किए थे, जैसे निष्कर्ष के हमने किए थे, जैसे कि 7वें नंबर का प्रश्न आज दोबारा बताता हूं मैं आपको, या कल शायद 7वां किया ही नहीं था अपन ने। कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न हैं, इनमें जैसे 7वें नंबर में कथन में जानकारी देता है दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। कि भाई अगर हमें जानकारी अगर लगी हो कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, और दूसरी जानकारी हमें यह दी गई कि जो मशीनीकरण है वो बिल्कुल नाकाम रहा है, तो ये जो दो जानकारी हमें लगी कि मशीनीकरण तो रहा है नाकाम, और दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने आत्मनिर्भरता हासिल की हो। यानी कि हम देखते हैं कि जो देश होते हैं उनके बीच में व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, चाहे कोई कितना ही संपन्न देश हो, अमेरिका हो या फ्रांस हो, जितने भी विकसित देश भी हैं, तो ये नहीं है कि वो भी आत्मनिर्भर होंगे। कोई ना कोई चीज उनके पास भी कम है, आयात निर्यात उनका भी होता है। तो ये कहते हैं दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। और दूसरा कहते हैं कि जो मशीनीकरण है ना, ये बिल्कुल नाकाम रहा है कि हर चीज को अगर मशीन से तैयार किया जाए तो हर चीज के बारे में मशीनीकरण से ही फायदा हो, तो वो कहता है ऐसा नहीं है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। इन लाइनों के साथ मैंने अपनी लाइनें जोड़ के इन दोनों कथनों को समझने में मदद करी है। जो आप जब खुद सेल्फ करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से सोचना है। और इसमें सोच सबसे बढ़िया तब होती है जब आपकी सामाजिक नॉलेज, जानकारी, आसपास की जानकारी, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, इन चीजों के बारे में जानते हो, तो फिर ये जो बातें लिखी होती है इनको समझना आसान होता है। जैसे ऊपर जो बात लिखी थी कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की, मैंने इसकी समझ को इसके साथ जोड़ा कि दुनिया के कोई भी देश होंगे ना, तो उनमें व्यापार होता है, तो आयात भी होता है, तो निर्यात भी होता है। इस तरह से आपके दिमाग पर भी लाइन को पढ़ने के साथ उसकी सामाजिक जो जानकारी है वो साथ में जुड़नी चाहिए, तो आप जब ज्यादा बढ़िया सोच सकते हो निष्कर्ष पे। अब अगर हमने दो जानकारी पढ़ी तो उसके बाद यह कह देना कि आत्मनिर्भर बनना ही असंभव है, असंभव है कह दिया कि आत्मनिर्भर बनना ही असंभव है, तो क्या ये इन दोनों कथनों का निष्कर्ष है? क्या नहीं है? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। कई देश ऐसे रहे हैं जिन पर विकसित देशों ने प्रतिबंध लगाए कि किसी ने अगर परमाणु बम का यदि प्रयोग किया तो उन देशों पे विकसित देशों ने प्रतिबंध लगाए। क्या वो देश, उनकी व्यवस्था नहीं चल पा रही थी? व्यवस्था चली। ये नहीं कह सकते कि आत्मनिर्भर बनना ही असंभव है। असंभव कुछ ही नहीं है इस दुनिया में। कथन में जो बात की गई थी उनने कहा था अब तक नहीं है ऐसा कि कोई आत्मनिर्भर हो, अब तक तो नहीं है, मगर आगे के लिए हम इसमें यह समझ लें कि आत्मनिर्भर बनना ही असंभव है, यह मतलब गलत निकाला जाएगा। ये अभी तक के बारे में उसने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की, अभी तक, और अभी तक हासिल नहीं की है, मगर हम ये निष्कर्ष निकाल दें कि आत्मनिर्भर बनना ही असंभव है, यह गलत निष्कर्ष होगा। दूसरी चीज, मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। यह चीज इसके साथ जोड़ने पर हम सही भी कर सकते हैं और कई स्टूडेंट गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि यह कथन निष्कर्ष चैप्टर है, न्याय वाक्य नहीं। न्याय वाक्य होता आपकी क्लास का वॉल्यूम ही अलग होता कि यह सही है गलत है तुरंत बताते आप। यहां पर यह लाइन पढ़ करके कि मशीनीकरण अगर नाकाम रहा तो यह अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि मानवीय श्रम फिर मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक होगा अगर वो नाकाम रहा। मगर नाकाम रहने का कारण केवल यह नहीं है कि उत्पादन कम हो रहा था मशीनों से, जो मानवीय श्रम से अधिक मिल गया। उत्पादन तो वैसे मशीनों से ज्यादा मिलता है, मगर दिक्कत वहां होती है कि कोई चीज मशीन से है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। कि माइक का मैं प्रयोग कर रहा हूं, बैटरी काम करना बंद कर गई,
और अब आदत माइक की लगी हुई है तो गले में वो तेजी नहीं है जो पहले थी। जब माइक का प्रयोग नहीं करते थे तब भी 150-200 बच्चों को पढ़ाया है। मशीनीकरण से कुछ नुकसान भी होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो मशीनें लगाई जाती हैं फैक्ट्रियों में, इनमें उनका मेंटेनेंस बहुत आ रहा होता है। कि कोई फोटोकॉपी की दुकान कर रहा है, वो कहता है कि फोटोकॉपी की दुकान तो है मगर इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आता है। इसमें कभी पेपर खराब हो रहा है, कभी मशीनें ज्यादा खराब हो रही हैं। तो कई बार रीजन ये होता है नाकाम होने का कि उसका मेंटेनेंस ज्यादा हो। तो ये कहना कि मशीनीकरण नाकाम थी, इसका अर्थ ये निकाल लिया कि मानवीय श्रम से उत्पादन जो था ना वो मशीनों की तुलना में ज्यादा था। नहीं, वास्तविकता में अगर देखें तो जब से मशीनों का प्रयोग हुआ है तो जो हम मशीनों से कोई भी चीज छपाई होती है या कोई बनने की चीजें हैं वो उत्पादन हमेशा ज्यादा होता है। नुकसान केवल तब होता है जब उसका मेंटेनेंस कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है या फिर उस शहर में उस जगह पर मेंटेनेंस उपलब्ध ना हो। तो यहां पर मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। इसको पढ़ करके अगर आपको मन में लगने लगे कि नहीं ये बात अब सही लग रही है कि इससे ये कंफर्म हो गया कि मानवीय जो श्रम है, जो लोग बाग काम करते हैं उनसे उत्पादन बढ़ जाता है, नहीं बिल्कुल लेना देना नहीं था उसका, तो यहां पर यह भी होगा गलत। मगर यहां इस प्रश्न को सॉल्व करने में 5 मिनट तक मुझे बोलना पड़ा। या आप भी जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपके भी दिमाग में इसी तरह की उथल पुथल होगी और उसके बाद काफी चीजों पे सोच विचार करते हुए शायद आप सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर के बारे में मैंने थोड़ा आपसे कहा था कि ये चैप्टर नया वाक्य जैसा नहीं है जिसमें 3 कथन फिक्स होते हैं और 7 निष्कर्ष फिक्स होते हैं। जहां सारी चीज फिक्स थी तो 30-40 क्वेश्चन के बाद में आपके क्वेश्चन की स्पीड 15 से 20 सेकंड थी। मगर यहां जब कथन फिक्स नहीं, निष्कर्ष फिक्स नहीं, तो आपकी सोच कैसे फिक्स हो सकती है? सोच कथन में दी गई जानकारी के अनुसार होगी आपकी। अब ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो यहां पर हमने आंसर लगा दिया, कोई अनुसरण नहीं करता है। कथन निष्कर्ष के अलावा कल हम कर रहे थे कथन पूर्वधारणा, कथन परिकल्पना, इस तरह के क्वेश्चन, ये यहां तक के कल हमने किए भी थे। अब इसमें कथन पूर्वधारणा का ही एक और लेके फिर लेंगे कार्रवाई के प्रश्न। ये एक हमने कथन पढ़ा। ये कथन में भी जो बात लिखी है वो हमारे आम लोगों के बीच की बात है, या अखबार में हम काफी इस तरह के ऐड को, या मैं ये कहूं न्यूज में चिट फंड को हम इस तरह की जानकारी के द्वारा पढ़ते हैं कि पेपर में ऐड होगा कि इतने % ब्याज लीजिए, अपने धन को 5 साल में दुगना कीजिए। बस ये है, इसने तो कहा अपने धन को 5 महीनों में दुगना कर लीजिए। अब किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछें अपन, या फिर जैसे कोई जो हमारे पिताजी की उम्र के हों, वो इस चीज को सुनते ही उनके अनुभव के आधार पर आपको कह देंगे वो कि अगर 5 महीनों में धन दुगना हो रहा है इसका मतलब इस स्कीम में अपने को नहीं जाना है। मगर फिर भी हम जानते हैं काफी लोग, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो साहब 1 लाख लोगों के साथ में चिट फंड हुआ कि साहब स्कीम है कि एक जने ने 3 मेंबर बनाए, फिर उसने 3 बनाए तो 5 महीने नहीं 3 महीने में धन दुगना कर लो। ऐसे तरह तरह की स्कीमों को आपने चलते हुए देखा है, न्यूज में पढ़ा है, और उनमें 99% तो फर्जी होती है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। मगर 1% ऐसा हो सकता है किसी को कमिट के तहत, कोई बिजनेस के तहत, चाहे वो ज्वेलरी का था या और कोई बिजनेस था, शेयर बाजार था, अचानक उसको किसी अवधि के अंदर उसका धन दुगना हो गया हो। मगर हां, अनुभव हमारा ये कहता है ऐसी बात अगर हमसे कोई करेगा तो हम उसके झांसे में नहीं आएंगे, चाहे सची हो, क्योंकि 99% ऐसे केसेस फर्जी होते हैं। पहले तो मैंने इस वाली बात को अपने आसपास जो अपन चीजें देखते हैं न्यूज़पेपर में या लोग अपन ने देखी हो, या हो सकता है हम में से किसी ने भुगती भी होगी, आपका तो पता नहीं, मैंने भुगती हुई है। और मेरे सामने अब अगर कोई आता है 5 महीना क्या साल भर भी, तो उससे अगली लाइन अगली बात करना ही पसंद नहीं करता हूं मैं। और आप में से भी अगर बाई चांस किसी के साथ में रहा हो, क्योंकि अभी आपकी जॉब वगैरह लगी नहीं तो आपके साथ ज्यादा कोई मगजमारी करता नहीं, अभी बोले कि एक बार जॉब लगने दो, पैसा आने दो। मगर जो
हमारे पापा वगैरह की उम्र के हैं, उनके पास सब तरह के लोग टकराए हुए होते हैं, उनको पता होता है, और यदि कोई भुगत भोगी होता है तो वो इस चीज को अच्छी तरह जानता है। मतलब ऐसा, इसको पढ़ करके मुझे तो ये बात सही लगेगी, अगर कोई भुगत भोगी है ना, उसको ये बात सही लगेगी कि ये जो आश्वासन दिया गया है ना, ये बिल्कुल ही निष्कपट यानी कि जेन्युइन नहीं है, गलत बात है ये अनुभव के आधार पे। तो मगर मैंने कहा कि यहां पर 99% चाहे फर्जी होते होंगे, मगर ऐसा भी हो सकता है, कई लोग आपको कहते हुए मिलेंगे, शेयर बाजार का जिन्होंने काम किया है, एक टाइम पे काफी तेजी थी, सोने में अचानक भाव अभी भी बढ़ रहा है, उन्होंने भी, कई लोग जो सोने में पैसा लगाते हैं, आजकल शेयर के थ्रू भी चलता है, वो ये कह सकते हैं कि पिछले 5 महीने के अंदर हमने धन को इतना किया है। तो कहने का मतलब यह है, ये चीज मेरे अनुभव से मुझे सही लगती है, मगर ये चीज है गलत ही है कि इस बात को सुनते ही कि 5 महीनों में धन दुगना कीजिए, ये चीज चाहे अनुभव के आधार पे हम गलत कह दें, किसी का अनुभव गलत रहा हो, मगर इस कथन को पढ़ करके ये चीज कह देना कि ये जेन्युइन नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि ये पूरा कंफर्म नहीं है। ये हो सकता है किसी को किसी विशेष तरह के बिजनेस में, किसी विशेष फील्ड में, किसी स्कीम में ये चीज मिली हो, मगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम इस तरह के आश्वासन को पसंद नहीं करते हैं। मगर हम नहीं करते तो क्या सब नहीं करते? क्या सब में से काफी भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो कितने ही न्यूज़पेपर में ऐसे केस आते हो, फिर भी ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं, मगर उनमें से कुछ ही गिनती के लोग होते हैं जिनको शायद कमिट के पैसे मिल पाते हैं। तो हम ये कहें कि कोई भी नहीं होता ऐसा, ये जेन्युइन ही नहीं है, ये गलत बात होगी हमारी। यहां पर हम ये चीज नहीं कह सकते कि अगर ये विज्ञापन में कोई चीज लिखी है कि वो ये देगा, तो ये देगा, तो हो सकता है दे भी दे वो और नहीं भी दे। तो इस पे ये कंफर्म कर देना कि ये जेन्युइन ही नहीं है, ये गलत होगा। मगर जो भुगत भोगी होगा वो तो देखते इसको सही करेगा वो कि नहीं बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, 5 महीने के अंदर धन दुगना हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। मगर अपन तो रीजनिंग के हिसाब से देख रहे हैं कंफर्म है कि नहीं है, तो हमने कहा कंफर्म तो नहीं कह सकते हम इस चीज के बारे में। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये तो है गलत कि इस कथन को कहने के पीछे जो पूर्ण धारणा मैंने आपको कहा हुआ कारण होता है कि इस कथन को कहने के पीछे या विज्ञापन देने के पीछे रीजन ये है कि व्यक्ति अपने धन को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, इस वजह से कंपनी इस तरह के विज्ञापन देती है। क्या यह बात सही है कि यह विज्ञापन देने का कारण उचित है कि एक कंपनी विज्ञापन इस तरह का 5 महीनों में धन दुगना करने का इसलिए दे रही है क्योंकि वो विज्ञापन देने का रीजन है क्योंकि उन्हें पता है कि व्यक्ति अपने धन को बढ़ता हुआ देखना चाहता है? क्या यह बात इससे सही है कि नहीं है? यह सही है इसके अंदर कि पूर्व धारणा, पूर्वानुमान या कारण यही है इस विज्ञापन को देने का। विज्ञापन को देने का कारण यही है क्योंकि व्यक्ति अपने धन को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह के जो विज्ञापन है उन्हें दिया जाता है। तो यहां पर सेकंड नंबर की जो पूर्वधारणा है वो सही है, फर्स्ट जो है वो इसमें गलत है। कुछ क्वेश्चन इसमें अब अपन देखेंगे कथन कार्रवाई के। वैसे मेरे हिसाब से तो ये जितने प्रश्न है ना, इसके लिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर जो है वो अगर कोई रीड करता हो, डेली थोड़ा समय देता हो और कम से कम शुरू के 2 पेज के देश की घटनाएं और प्रदेश की घटनाएं, तो उन्हें इस रीजनिंग के चैप्टर के अंदर सोचने समझने में काफी मदद मिलेगी। जैसे अभी ये क्वेश्चन है देखो सामने, चाहे इस बार नाम चेंज होकर कथन पे कार्रवाई करनी है, मगर ये जो कथन दिया गया है ना, ये भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे। ऐसी समस्याएं आम बात है। तेज गति से जाने वाले वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में हाईवे की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लगभग हर सप्ताह में या हर 2-4 दिन में न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं देश में या प्रदेश में ऐसी देखने को मिलती हैं कि किसी भी घटना से, चाहे वो हाईवे पर किसी एक्सीडेंटल या किसी और वजह से किन्हीं लोगों की अगर मौत होती है तो उस वजह से वहां पर उपद्रव होता है या फिर ट्रैफिक को रोका जाता है। ये चीजें आपने काफी बार पढ़ी होगी न्यूज में। अब बात आती है कि न्यूज में ये चीज पढ़ी
तो वहां पे कुछ कार्रवाई भी की जाती होगी वहां के प्रशासन के द्वारा, वहां के पुलिस के द्वारा। अब वो कार्रवाई क्या की जाती है, जैसा न्यूज़पेपर में पढ़ा ना, बस वैसा ही कर देना। इसमें यहां पर कहा, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी चाहिए। गलत लग रहा है, चलो इसको गलत कर देते हैं एक बार अपन। दूसरी चीज, पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर और मौके पर पुलिस कार्मिक तैनात करके भीड़ की भावनाओं को शांत करना चाहिए। तो ये सही है इसके अंदर सेकंड नंबर। ये वाली कार्रवाई तभी की जाती है जब पब्लिक प्रॉपर्टी को यदि नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, अगर अति हो जाए कि भाई केवल यहां तो बताया गया कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी के यदि जान माल का नुकसान हो जाए, कि यदि वहां पर हथियार उस भीड़ के पास हो तो वहां पर और टाइट एक्शन लिया जा सकता है। मगर जो इन्होंने बात बोली ना कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के विरोध कर रहे हैं, वो एक सामान्य सी चीज है और उसमें जनरली हमेशा गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाता है और पुलिस को वहां तैनात करके व्यवस्था और ना बिगड़े इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और यही चीज न्यूज़पेपर में कितनी घटनाएं आज तक पढ़ी हो या आगे आप पढ़ लेना, कार्रवाई आपको यही मिलेगी। ये कार्रवाई तब होती है जब नियंत्रण से बाहर की स्थिति हो ना, कि पत्थरबाजी हो रही है। उस जगह आपने देखा होगा जैसे कश्मीर वगैरह में कि वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, या फिर कई लोगों की अगर भीड़ के द्वारा यदि कोई मौत हो जाए तो फिर तो वहां पे गोली भी चलाने में आपत्ति नहीं है। मगर वैसे आपने कई बार देखा होगा पुलिस वालों की वजह से कई जगह शांति के तरीके से अगर वो विरोध कर रहे थे और यदि पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई हो, ऐसी भी न्यूज कई बार आई हुई है, तो उसका हमेशा विरोध किया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। जैसे आज से 12-13 साल पहले टोंक के पास में एक सोयला गांव है जहां पानी के लिए आंदोलन हुआ था और पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई थी, मगर उसका अगले दिन पूरे पेपरों में जबरदस्त विरोध हुआ था और सस्पेंड उसको किया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। खिलाफ इसलिए की गई क्योंकि वो कार्रवाई उचित नहीं थी। तो हमें यहां पर यही चीज देखनी है कि जो बात ये यहां पे कह रहा है, जो समस्या बता रहा है, उसके लिए उचित कार्रवाई कौन सी है। तो उचित कार्रवाई इसके अंदर है सेकंड नंबर की। और ये सारी कार्रवाई, ये समस्याएं, ये सब न्यूज़पेपर में आपको मिलती रहती हैं। ये इसके बाद इसमें 16 नंबर का प्रश्न पड़ा। 16 नंबर के प्रश्न में कहता है, आजकल शहर में रात्रि के 8 बजे के बाद लूटपाट और छोटे छोटे अपराधों की शिकायत बढ़ गई है। कई बार हम शहर विशेष में समय विशेष पर इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखते हैं कि कोई गैंग सक्रिय है, तो सक्रिय तो वो 1-2 दिन तो होता नहीं है, वो सक्रिय लगातार चलता है। वो उसके मिलते जुलते और कई गैंग होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं किसी शहर विशेष के अंदर। अगर किसी शहर विशेष से ये न्यूज आती है कि उस शहर में आजकल रात्रि के 8 बजे के बाद लूटपाट और छोटे छोटे अपराधों की शिकायतें अगर बढ़ रही है, तो प्रशासन क्या कार्रवाई करे। कार्रवाई फर्स्ट, लोगों को रात्रि के 8 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। गलत बात है, चाहे वास्तव में लोग बाग इस चीज का ध्यान रखते होंगे, मगर ये कहा नहीं जा सकता कार्रवाई के रूप में कि लोगों के द्वारा रात्रि के 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये गलत कार्रवाई होगी इसके अंदर। बंद होना चाहिए निकलना, तो वो जो लूटपाट करने वाले हैं उनका बंद होना चाहिए, हम लोगों का थोड़ा ना बंद होना चाहिए। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट है ये गलत कार्रवाई है। दूसरी कार्रवाई, रात्रि के 8 बजे के बाद सड़कों पर कर्फ्यू लगा देना चाहिए। ये भी आसानी से गलत कर सकते हैं कार्रवाई को। तो ये जो समस्या यहां पर दी थी ना, उसका सॉल्यूशन तो यहां पे दोनों ही नहीं है। हो सकता है सॉल्यूशन भी लिख देता, सही सॉल्यूशन लिखता, हम उसको राइट करते हैं, मगर यहां जो दोनों कार्रवाई लिखी है वो इस कथन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहां पर आंसर लगाएंगे, दोनों ही कार्रवाई अनुसरण नहीं करती है। इसके बाद में
एक ये वाला क्वेश्चन लिया अपन ने कि एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बेईमानी नकल करते पकड़ी गई, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? कि भाई ये भी एक सामान्य सी बात है और आप लोगों ने काफी देखा है कि भाई कोई भी विद्यार्थी अगर नकल करते हुए अगर पकड़ा जाता है, अच्छा पकड़ी गई थी, चलो इस पे विशेष ध्यान है क्या, कोई बात नहीं, चलो कि वही कोई विद्यार्थी जो है वो नकल करते अगर पकड़ी गई तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो अगर कोई विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है अगर, तो यहां पर पहली कार्रवाई आप उसे चेतावनी देंगे और जाने देंगे। सही लग रहा है ये अपने को। दूसरे पे आते हैं, आप उसे चेतावनी देंगे और उसे परामर्श भी दे देंगे। ये भी सही लग रहा है, इस बार लगभग काफी सारे सही लगेंगे। अब तीसरा, आप उसके माता पिता को बताएंगे। ये भी सही लग रहा है। ये होते हैं प्रश्न बढ़िया जिनके अंदर सारे के सारे पढ़ने पर सही लग रहे हैं, जबकि लगाना किसी एक को है। अब बात आती है कि भाई आप उसका नाम शामपट पर रखेंगे। ये फिर भी मेरे हिसाब से आसानी से एक बार गलत किया जा सकता है कि नाम बोर्ड पर लिख दिया जाए। अब इसमें तीनों में से कोई सबसे उचित कार्रवाई अपने को अगर करनी है कि आप उसके माता पिता को बताएंगे, दूसरी चीज कि आप उसे चेतावनी देंगे, तो दोनों में था, और चेतावनी देने के बाद जाने देंगे या फिर उसे परामर्श देंगे। तो इन तीनों में से जो बेस्ट है, तीनों में से कौन सा बेस्ट है? 2 नंबर का। 2 नंबर का इसमें सबसे बेस्ट है और यही अमल में लाया जाता है। बहुत छोटी क्लास हो जहां पे बच्चे की समझ कम मानी जाती है कि 7वीं 8वीं तक का है, वहां पर माता पिता को बताया जाता है। मगर यदि कोई 8th बोर्ड 10th बोर्ड में है तो वहां पर माता पिता को बताने की जगह पर परामर्श देना या फिर चेतावनी दी जाती है कि भाई अगली बार ऐसा ना करें। कि अगर कोई व्यक्ति शॉर्टकट अपना रहा हो और अगल बगल में है या आगे पीछे की तरफ ताका जाकी कर रहा है, तो फिर उसको चेतावनी दी जाती है कि भाई ऐसा ना करें, या परामर्श दिया जाता है। या इसमें कई जगह, वैसे तो खैर काफी जगह तो क्या होता है, गुरुजी कोने पे चल जाते हैं उधर गेट पर, और जो भी सामने कोई गुरुजी दिख जाए तो उनसे टाइम पास करते रहते हैं। हल्का फुल्का कोई विद्यार्थी शॉर्टकट अपना भी रहा हो तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान तब देते हैं कि बाहर फ्लाइंग आ गई भाई, फिर तो एकदम अलर्ट हो जाएंगे वो एकदम। तो पर्सनल चाहे अपने अनुभव कैसे भी रहे हो, यहां तो आपको बढ़िया बनना है आदर्शवादी, कि अगर आपको पब्लिक जॉब मिल जाए तो आप इतने बढ़िया हैं कि आप इस तरीके से ध्यान देंगे कि चेतावनी भी देंगे और उसको बकायदा बढ़िया परामर्श भी देंगे, समझाएंगे भी। तो इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट है वो इसके अंदर है, 2nd नंबर का इसके अंदर है। बाकी खैर पर्सनल आपको हो सकता है और भी कोई इसके अंदर अच्छे लग रहे होंगे, है ना। हाँ इसके बाद में एक ये वाला इसके अंदर 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जिसमें कथन देने के बाद में उस कथन के समर्थन में हां कहते हुए तर्क दिए और नहीं कहते हुए तर्क दिए हैं। अगर इसमें कथन को पढ़ें तो उसमें कहता है, क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? तो केवल इन्हीं लाइनों को पढ़ें तो दिमाग ज्यादा खर्च हो रहा है। मैं अपनी 3-4 लाइनें इसमें जोड़ देता हूं। व्यावसायिक विषय, प्रोफेशनल कोर्सेस की कोई लाइब्रेरियन के लिए है, कोई जर्नलिज्म के लिए है। प्रोफेशनल जो भी कोर्सेस हैं किसी प्रोफेशन विशेष के लिए, उन कोर्सेस के लिए अगर कोई सामान्य प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, कोई कॉमन टेस्ट होते हो जैसे हम देते हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, जो ये कॉमन टेस्ट होते हैं, ये कहता है इनको समाप्त कर देना चाहिए। कि जो भी जनरल कॉमन टेस्ट होते हैं किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो वो कहता है इन एग्जाम को बंद कर देना चाहिए। या आप इसको ये भी मान सकते हैं कि व्यावसायिक विषय में हमारे जो जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, आप चाहे उसको ले लो इसमें आप, कि क्या इनके लिए जो कॉमन टेस्ट होते हैं जो हम देते हैं, जिनकी रेलवे ने वैकेंसी निकाली और एक कॉमन टेस्ट है हमारा, क्या वो कॉमन टेस्ट को समाप्त कर देना चाहिए? इसके पक्ष में और नहीं में
दो तरह के तर्क यहां पे हैं। पहले है पक्ष के अंदर तर्क हां कि भाई समाप्त कर देना चाहिए, उसके समर्थन में कहता है कि हां परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत धन की बचत हो जाएगी। तो ये सही है क्या? गलत है ये कि भाई धन की बचत हो जाएगी इसलिए कॉमन टेस्ट या सबको मौका ना मिले, ये गलत बात होगी। टेस्ट होने चाहिए। दूसरी चीज, हां के रूप में परीक्षाओं को समाप्त करने के लिए कहा गया, अनेक प्रत्याशी जिन्होंने विशेषक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, विशेषक परीक्षाएं होती है जैसे कि किसी ने बीएससी में, बीकॉम में या बीए में विशेषक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे 70-80%, मगर प्रवेश परीक्षा में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं कि भाई 12th में अच्छी परसेंट थी, बीए में अच्छी परसेंट थी, मगर जब वो कॉमन टेस्ट देते हैं तो उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन परीक्षाओं को समाप्त कर दूं। तो ये भी गलत बात है कि कई बार किसी विश्वविद्यालय विशेष से, किसी संस्थान से हो सकता है अच्छी परसेंटेज बन गई हो, और दूसरा कुछ साल पहले ये पोजीशन थी, केवल उनके विशेष विषय में थी। कॉमन टेस्ट के अंदर तो सारी चीजें पूछी जाती हैं और उस हिसाब से पूछी जाती है जिस हिसाब से जॉब हो, जरूरत पड़े। कंप्यूटर की एग्जाम होती है, जीके की होती है, किसी में केवल रीजनिंग मैथ्स हो रही है, तो वो डिपेंड करता है जिस तरह का जॉब है, प्रोफेशन है, उसके हिसाब से वो एक कॉमन टेस्ट लेते हैं। तो ये कहना कि भाई किसी के बीए बीएससी में अच्छे अंक आते थे मगर बाद में वो लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं इसलिए इसको बंद करना चाहिए, बिल्कुल तर्कहीन बात है, यानी ये तर्क सही नहीं है। तीसरे पे आते हैं इसके अंदर अपन कि भाई ये जो कॉमन टेस्ट हैं इनको बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो कौन सा तर्क लें? तर्क है इसमें हां कहते हुए कि भाई ये परीक्षाएं बंद करनी चाहिए क्योंकि जो ग्रामीण जो प्रत्याशी होते हैं ना, वो सामान्य इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते हैं। इससे बिल्कुल भी आप सहमत नहीं होंगे कि ग्रामीण लोग हैं तो वो इस तरह की परीक्षाओं में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कई गांव विशेष ऐसे हैं जहां से काफी आईएएस आरएएस हैं, या गांव के ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें रेलवे में बहुत लोग लगे हुए हैं, एसएससी में लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल जो तर्क है ये तर्कहीन है कि ग्रामीण प्रत्याशी अगर है तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है इसलिए परीक्षाओं को समाप्त करो, बिल्कुल गलत तर्क है ये। 3 गलत थे, बचा हुआ तो सही होगा ही होगा। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं अपन कि परीक्षाएं समाप्त इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि विभिन्न जो बोर्ड होते हैं अलग अलग, और जो अलग अलग विश्वविद्यालय होते हैं, इनकी विशेषक जो परीक्षाएं होती हैं उनमें प्राप्त होने वाले अंक एक समान और एक समान तुलना करने लायक नहीं होते हैं। कि कई जने आपको कहेंगे इग्नू से बीएड कर लो, नहीं ऐसा करो जम्मू से जाके बीएड कर लो, वहां से अच्छी परसेंटेज बनती है। हमारी अजमेर यूनिवर्सिटी है, वहां पर अंक काफी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, कोई ये कहता है हमारी इतनी दिक्कत नहीं है। वो यही चीज पर गौर करा रहा है आपसे कि अलग अलग तरह के बोर्ड होते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय से जो विशेषक परीक्षाओं में स्टूडेंट को नंबर प्राप्त होते हैं ना, उन सबको एक समान नहीं माना जा सकता, एक तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए जब किसी प्रोफेशन के लिए एग्जाम लिया जाए तो उससे सभी बराबर हो जाएंगे और उस टेस्ट से ही निर्धारित किया जाए कि किसका सिलेक्शन हो और किसका ना हो। तो जो नहीं वाला तर्क है ना इसके अंदर, वो एकदम परफेक्ट है कि क्यों एग्जाम को लगातार रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बोर्ड और विश्वविद्यालय से जो अंक प्राप्त हुए वो एक समान तुलना करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इसमें जो ये वाला तर्क है 4th नंबर है, नहीं कहते हुए ये सही है। इसके अंदर केवल तर्क सेकंड उपयुक्त है, यानी फोर्थ वाला उपयुक्त है, यानी कि 3rd नंबर आंसर। एक और कार्रवाई का एक ये जो प्रश्न है ये भी इसके अंदर देखते हैं अपन। 20 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी में एक औरत यात्री बहुत परेशान है क्योंकि उसके रेल टिकट आरक्षण में कुछ गड़बड़ हुई है कि जो टिकट उसने रिजर्वेशन कराया था उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे उसने सही नहीं भरी या फिर वहां से जो प्रिंट टिकट निकला उसमें कोई त्रुटि थी। इस टिकट आरक्षण में गड़बड़ की वजह से एक औरत यात्री बहुत परेशान है।
मैंने अपनी लाइनों से और प्रश्न में लिखी हुई लाइनों को मिलाकर के इस तरह से बोलने का प्रयास किया है कि आपके अच्छी तरह समझ में आए। मगर यहां आप जो मेड़ से प्रश्न को सुनते हैं उसमें और जब घर पे जाकर के खुद करते हैं उसमें फर्क आता है। जब आप मेड़ से सुनते हैं तो लाइनों में मैं अपनी लाइनें जोड़ करके और उसे समझाने के प्रयास के साथ बताता हूं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन यहां एक बार क्लास में इतना डाउट पैदा नहीं करते हो, मगर फिर भी मैं ये जानता हूं ये जितने भी प्रश्न होते हैं ना, कथन, कार्रवाई, पूर्ण धारणा या निष्कर्ष वाले, ये इतने आसान प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि हर बार लाइनें, समस्याएं, मुद्दे नए नए होते हैं जिनको पहले तो सही तरह से समझना जरूरी है। और मैंने एक लाइन आज बोली आपको, समझ में उसी के उतना अच्छा तभी आता है जब न्यूज़पेपर में वो उस तरह की समस्याओं को देखता हो और उसके लिए क्या कार्रवाई की गई थी या इस तरह के मुद्दों पर क्या निष्कर्ष लिए जाते हैं, क्या कारण होते हैं इन मुद्दे के बनने के, इन्हें न्यूज़पेपर में अगर आप रीड करते हो तो यहां पढ़ते ही उनको आप रिलेट कर पाओगे, संबंधित कर पाओगे। अब जैसे ये हमारे सामने की तो सामान्य सी बात है, तो खैर कि किसी औरत यात्री के परेशान होने का रीजन है उसके रेल टिकट आरक्षण में गड़बड़ होना। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे जैसा जनरली हम अपनी रेगुलर लाइफ में देखते हैं। कोई व्यक्ति परेशान है, हम अपने टिकट से फुर्सत नहीं होते, आप देखोगे कि वो खुद के मतलब रखेगा, मेरी सीट कहां है, धक्का देकर के बल्कि आगे बढ़ जाएगा। मगर यहां पर जैसा मैंने कहा, रेगुलर कैसा भी हो, एक्सपीरियंस कैसा भी हो आपका, यहां तो आपको यह प्रदर्शित करना है कि आपसे बढ़िया आदर्शवादी कोई नहीं है। आप खुद की चाहे ट्रेन निकल जाए मगर दूसरे की मदद करके छोड़ोगे आप। अब यहां पर ये चार चीजें हैं। पहली बात, आप उसे ये बताएंगे कि गलतियां जो होती है उनसे किस प्रकार बचा जाए। कि भाई उस औरत यात्री के परेशान होने का रीजन था कि टिकट आरक्षण में कुछ गड़बड़ हुई, तो उसको यह बताया जाए कार्रवाई के रूप में कि गलतियों से किस प्रकार बचा जाए। गलत है, चलो ठीक है। काफी जनों को यह भी थोड़ा सही लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, ये कथन कार्रवाई इनमें होता ही ऐसा, मगर ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप उसे बताएंगे कि आपने अपनी टिकट किस प्रकार बुक कराई थी। ये तो सही लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि अब तो उसके टिकट के प्रिंट होने के बाद गलती शो हो रही है। अब आपने उससे पहले टिकट को कैसे बुक कराई थी, तो उसकी टिकट तो सही होनी जाएगी। आपने जैसे बुक कराई उससे सही हुई थी, ठीक है, मगर आपके ये बता देने से उसकी इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। मगर जैसे मैंने कहा शुरू के दोनों भी कई जनों को सही लग सकते हैं। ये तीसरे पे आते हैं, उसे शांत करने का प्रयत्न करेंगे और एक है उस पर क्रोधित होंगे। उस पर क्रोधित होंगे, ये तो खैर कंफर्म गलत है। अब यहां पर ये तीनों अगर गलत हैं तो इनमें से जो सबसे आदर्शवादी जवाब है वो है थर्ड नंबर, उसे शांत करने का प्रयत्न करेंगे कि भाई इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है या फिर टीटी के आने के बाद ये सॉल्यूशन हो सकता है। कुल मिला के समझाने का प्रयास करेंगे, शांत करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज इसके और भी जितने बचे हुए प्रश्न हो वो निकालिए, फिर देखते हैं बाकी कल की क्लास में अपन।